गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पाठ 15 रीढ़ विहीन नामक कहानी का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। यही कहानी, इसमें कुछ पात्र हैं जो जूलिया गृहस्वामी, इन दोनों की आपस में जो कहानी है, कहानी का नाम है रीढ़ विहीन। रीढ़ यानी आपके पीछे, पीठ के पीछे जो हड्डी होती है लंबी, उसे रीढ़ बोलते हैं, जो आपको एक जगह स्थिर रखती है। विहीन मतलब ना होना, जिसके पास ये ना हो। ऐसा नहीं कि उसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं थी। रीढ़ विहीन मतलब एक प्रतीक है। रीढ़ विहीन मतलब एक जगह अडिग न रहना, स्थिर न रहना, अपनी बात पे अडिग न रहना, अपने जो आपका सोच है, समझ है, बस जिधर का जिधर, थाली का बैगन होना, इधर का उधर हिलते डुलते रहना, अपने ऊपर विश्वास न होना रीढ़ विहीन कहलाता है। इस कहानी का हम अध्ययन करेंगे। आइए पाठ को पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। पाठ 15 रीढ़ विहीन। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। गवर्नेंस किसे कहते हैं? जो बच्चों की देखभाल करते हैं, उसके खाने पीने, रहने सोने, चारों तरफ देखभाल करती है। तो बच्चों की देखभाल करने के लिए एक लड़की रखी गई थी जिसका नाम था वासिल देवना जूलिया, दबे स्वर में। आपने मुझे बुलाया था। जूलिया वासिल देवना, बच्चों की जो गवर्नेंस थी उसका नाम था जूलिया वासिल देवना। तो जूलिया आती है, दबे यानी धीरे आवाज में बोलती है कि आपने बुलाया था। मालिक अपने मालिक से डरती थी और धीरे आवाज में आके उसने बुलाया, तो धीरे आवाज में आके कहती है कि मालिक आपने हमें बुलाया था। तो जो उसका मालिक होता है, घर का मालिक गृहस्वामी होता, कहता है हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। उसको बैठने के लिए कहता है। जूलिया बैठती और कहती शुक्रिया यानी धन्यवाद करती है उसका। जो गृहस्वामी होता कहता हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। रूबल यानी जो रूस के पैसे का नाम, जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा होता है, इसे रसिया में, रूस में रूबल बोलते हैं। तो जो गृहस्वामी होता है उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है इसलिए कि आज मैं तुम्हारे पैसों का हिसाब कर दूँ, तुम्हारी तनख्वाह दे दूँ। मुझे पता है कि तुम अपने पैसे स्वयं कभी नहीं मांगूंगा, इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। जूलिया विनीश्वर में जी नहीं मालिक, ठीक है। वो कहता है कि तुम्हें 30 रुपया महीना तय हुआ था, ऐसा बोलता है। तो धीरे आवाज में कहती है कि नहीं 40 रूबल, 30 रूबल नहीं 40 रुपये। वो कहता है कि तुम मुझे याद है कि तुम्हें तय किया था मैंने 30 रूपये महीने देने के। तो कहती है नहीं 30 रूबल नहीं 40 रूबल। गृहस्वामी नहीं भाई 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए डायरी में कहता है कि देखो मैंने डायरी में लिखा है 40 नहीं है 30 है। मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूपये प्रति महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूपये प्रति महीना ही देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। वो कहता कि 40 नहीं 30 और 2 महीना हो गया। तो जूलिया फिर तभी आवाज में कहती जी नहीं 2 नहीं 5 महीने, मैं 2 महीने से नहीं 5 महीने से काम कर रही हूँ। तो जो उसका गृह मालिक होता है, क्या कह रही हो जूलिया, 2 महीने हुए हैं? भाई मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूपये। वो कहता है कि वो कहती 2 नहीं 5 महीने। तो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने डायरी में सब लिख रखा है, 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के 60 रुपये हुए। रुपए नहीं सॉरी रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी छुट्टी ना ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई
उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई। यानी वो अपने घर नहीं गई थी, घर में ही थी, उसकी बेटी को घुमाने गई थी, लेकिन उसको काम वो नहीं मानता। वो कह रहा कि तुमने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ बेटी को मेरी घुमाने लेके गया था, गई थी, और इस तरह तुमने उस दिन छुट्टी मारी थी, आराम की थी। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चों को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना। वो बताता कि मैं तुम्हें पैसा दूँ, 60 रुपया तभी होगा जब तुमने पूरे महीने काम किया हो। और संडे को तुमने छुट्टी मारी थी। किस तरह छुट्टी मारी थी? नहीं कहता कि तुम छुट्टी लेके घर गई थी। और तुमने मेरी बेटी को घुमाने लेके तुम लेके गई थी, वहाँ तुमने एंजॉय किया था। इस तरह घुमाना कोई काम तो हुआ नहीं, इसलिए उस दिन का पैसा तुम्हारा नहीं बनता है। जूलिया फिर दबी आवाज में कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है। रुक जाती है, जबकि वो गलत बात कह रहा होता, सही बात नहीं करता, लेकिन उसका वो विरोध नहीं करती है। वो कहती है आप कह रहे हैं तो ठीक ही है, जबकि जानती है कि वो गलत कह रहा है, उसका विरोध नहीं करती है। जो उसका मालिक होता है कहता, अरे भाई मैं गलत क्या कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। यानी संडे को छुट्टी मार दिया उसने, बता दिया जितना छुट्टी होती है तुम बेटी को घुमाने जाती हो तो उस दिन का काम नहीं, और अलग से तुमने 3 छुट्टी लिया, इतनी सारी छुट्टी तुम्हारी हो गई। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए इतनी छुट्टियों के। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। कोल्या उसके बेटे का नाम था, वान्या था। लेकिन पिछले हफ्ते 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 नागे। फिर उसको महीने में जोड़ता है, कहता है कि तुम उधर एक ही बच्चे को पढ़ाई थी, दूसरे बच्चे को नहीं पढ़ाई थी, तुम्हारे दांत में छुट्टी थी, इसलिए तुम आधे दिन की छुट्टी हो गई, इसलिए तुम्हारे 19 नागे हो गए। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल ठीक है। वो कहता है कि तुम्हारे इतने पैसे कट गए, इतने पैसे बने। जूलिया उदासी हो जाती है, रोते समय बोलती है जी हाँ। मतलब वो दुखी हो जाती है कि मेरा पैसा काट लिया गया। वो जानती है मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसका वो विरोध नहीं करती और उसको मान जाती है। जो उसका गृह स्वामी होता है फिर डायरी पलटने लगता। हाँ याद आया, पहली जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही पता है। जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया था और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की साफ सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? इस तरह उसने पैसे काटने के नए नए बहाने बता देता है। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जी सुन रही। करे तुम मेरी बात ध्यान सुन रही हो ना, तुम्हारे सारे पैसे कटे। तो उसको रोना आ जाता है, लेकिन उसका प्रतिवाद नहीं करती है। करे हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ। फिर जो गृह स्वामी होता कहता हाँ ठीक है। आप देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल कट गए। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाए। मैं तो बताती नहीं, आपने कुछ पैसा नहीं दिया। उसको भी वो तेज से नहीं बोल पाती, धीरे ही बोलती है। तो गृह स्वामी है, फिर बोलता अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी। डायरी के पन्ने यूँ पलटने लगता है। तो आंसू पोंछते हुए कहती है आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, जबकि जानती, पूरी तरह जानती कि उसने नहीं दिए हैं। गृह स्वामी फिर कड़े शब्दों में कहा नहीं हो, दिए नहीं होंगे, दिए हैं। ठीक तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से अब बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसको माइनस कर देता और बताता कि 14 रूबल ही तुम्हारे बचे हैं। जूलिया आंसू पोंछती और कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गिरिस्वामी जैसे आसमान, अच्छा इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं।
देखो तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसने यूं ही कुछ लिखता है। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दे, बचते हैं 11 रूबल। जेब से निकाल कर, ए लो भाई ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रूबल देते हुए, संभाल लो गिन लो। ठीक है ना, उसको बताता, सारा पैसा उसका काट लेता है अलग अलग बहाने बना के और उसको 11 रुपया दे देता है, 11 रूबल दे देता है। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते स्वर में बोलती है जी धन्यवाद। उसके बाद उसको थैंक यू बोलती है, धन्यवाद बोलती है। गृहस्वामी जो सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर काटता है। धन्यवाद जूलिया, तुम्हें धन्यवाद कहा ना? फिर गुस्से में, धन्यवाद किस बात का? जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। ऐसा वो गुस्सा आ जाता उसके ऊपर, कहता रही तुम धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारा पैसा हड़प लिया है, तुम्हें पूरा पैसा नहीं, फिर तुम मुझे धन्यवाद दे रही, इसके लिए गुस्सा आ जाता है। जूलिया जी हाँ मालिक। वो फिर गुस्सा आता है, गुस्से में तुतलाने लगता, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसे तक नहीं दिया, आप तो कुछ दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध में कांपते हुए उत्तेजित स्वर में गुस्से से स्वर में बोलता है, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसे तक नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारे 1 पैसे नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीड़ और बोदा बन जाए कि उसके बाद जो अन्याय हो रहा है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता रहे? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण विहीन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसके लेखक है अंतो चेखोव। साहस के साथ अन्याय का विरोध करना चाहिए, इस पाठ से सीख है। यानी जो जूलिया है उसके साथ कितनी भी कोई भी गलती, बेईमानी कोई कर लेता है, कोई उसको कुछ भी कहता है, उसका विरोध नहीं करती। अच्छा बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हम दब्बू बन जाए, डरपोक बन जाए, भीड़ बन जाए, गलत चीज़ों का हम विरोध ना करें, लेकिन विरोध करने का तरीका भी सही होना चाहिए। हम किसके साथ विरोध कर रहे हैं, इस तरह से नहीं कि विरोध करने के लिए हम बिल्कुल आतंकवादी बन जाए, क्रूर बन जाए, कठोर बन जाए, मार पिटाई को उतर आए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, सही तरीके से लड़ना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए। जो हमारे साथ गलत हो रहा है अपनी बातें सामने रखनी चाहिए, उसको जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको सहना नहीं चाहिए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है। जिस तरह वो क्या करती थी, एक दब्बू लड़की थी, उसके साथ जो भी होता था वो बस सहती रहती थी और अपना काम करती रहती थी, लोग उसे ठगते रहते थे। तो लेखक ने उसे सबक सिखाने के लिए इस तरह उसके साथ किया और वो इतनी दब्बू लड़की थी, उसकी बात को मानती गई। इससे वो गुस्सा आ गया उसको, ये कैसी लड़की, इसके साथ इतना गलत हो रहा है फिर भी ये कोई उत्तर नहीं दे, कोई प्रतिवाद नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो लेखक गुस्सा आ जाता है। जब लेखक को गुस्सा आ जाता है तो वो कहता है कि इतना मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुमने ऐसा किया। तो कहती कोई बात नहीं, इसलिए मैं तुम्हें आपको धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि आपने तो इतने पैसे मुझे दे दिए
और जगह मैं काम करती थी, मुझे 1 पैसे भी नहीं मिलते थे। तो कहता है कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें 1 पैसे नहीं मिलते होंगे, क्योंकि तुम वैसी ही हो, लोग तुम्हें ठग लेंगे। तुम्हें लड़ना सीखना होगा, हाथों और पंजों से लड़ना, यानी अपनी पूरी ताकत से लड़ना सीखना होगा, नहीं तो ये जो दुनिया है, क्रूर दुनिया है, तुम्हें इसी तरह ठगती रहेगी। इसलिए आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करना भी आपको सीखना होगा। आप पाठ का वाचन करिएगा, पढ़िएगा। मैं अगली कक्षा में आपको पाठ में आए शब्दार्थ और अन्य प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी। धन्यवाद।